बहन जी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वो परिपक्वता आने में अभी आकाश आनंद को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। उत्तराधिकार घोषित करने से राजशाही नहीं है, आप राजा नहीं बन जाएंगे। जनता आपको पसंद करेगी तभी आप राजा हैं। उत्तराधिकार घोषित करने वाली जो परंपरा है वो लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। जनता रावण को शत्रु के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। आकाश आनंद जी तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और ये इनकी अपरिपक्वता है। और बहन जी ऐसा तो नहीं है कि अभी नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, ये समझने वाली बात है। बहन जी अभी आकाश आनंद जी के नाम से बहन जी को हटा दीजिए आज के समय में, तो आकाश आनंद जी का भी इतना तो बड़ा स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। और आकाश आनंद जी का वो संघर्ष किसी ने देखा भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की और उसमें बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी में जो नेतृत्व का बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से आकाश आनंद 2024 लोकसभा को लेकर के लगातार चुनाव प्रचार में अपनी बुआ बहन कुमारी मायावती का साथ दे रहे हैं, उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा जी हैं और उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आकाश आनंद को बहुजन समाज जो है वो मायावती और काशीराम की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। उनका तेवर और उनका नेतृत्व किस तरीके से आगे बीएसपी को आगे बढ़ा पाएगा। तो इन तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे। सर, आपका लोकमत में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद है आपको। राजेंद्र सर, जैसे बीएसपी का जो नेतृत्व है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, अब आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में इस समय लीड कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में मायावती से ज़्यादा आकाश आनंद रैली कर रहे हैं। तो पहले जो परिवर्तन हुआ है उसको कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी में? अच्छा, देखिए, जो हम लोग का ये कहना है या हम लोग जो सोचते हैं, खासतौर से जो बुद्धिजीवी समाज है वो उसको किस ढंग से देखता है। देखिए, जब आप सैद्धांतिक रूप से कुछ गलत करते हैं तो पीड़ा होती है। खासतौर से जो बहुजन वैचारिकी जिसके संघर्षों का इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश में मानवर काशीराम साहब हों, इवन हम मायावती जी का उत्तर प्रदेश में हर दलित सम्मान करता है। लेकिन खासतौर से इस इलेक्शन में मायावती जी के निर्णय से बहुत दुखी हैं कि वो गठबंधन में नहीं आई। क्यों नहीं आई? सब चाहता है अंदर से कि बहन जी का रिस्पेक्ट हो और बहन जी आगे आए। दूसरी बात, नेतृत्व परिवर्तन की जो आपने की, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से मैं इस बात को कहना भी चाह रहूंगा और इस बात को बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी ईमानदारी से कहूंगा कि इन्होंने उत्तराधिकार जो घोषित किया है ना, तो उत्तराधिकार घोषित करने वाली जो परंपरा है वो लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। लोकतंत्र की परंपरा है चुनाव की परंपरा। और आपको भले ही आकाश आनंद जी आते आगे, हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छा लीडर बने, ये भी मैं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन जिस ढंग से और जो खास तौर से जो सामाजिक न्याय की समर्थित पार्टियां थी, उन पर जो दूसरी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि ये इनमें परिवारवाद है, अपना ही परिवार का कुनबा बढ़ाते हैं, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, इस टाइप से, तो कम से कम उत्तराधिकार को घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। आप एक लोकतांत्रिक सेटअप अपनाते, सभी पार्टियां करती हैं, आप अपने पार्टी के बड़े जो उसके संस्थापक सदस्य लोग हैं, वो जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, वो जो पदाधिकारी हैं, वो सबको रखते और एक सार्वजनिक मंच के रूप में, और एक पब्लिक भी होती वहां पे, ये कहते कि हाँ, एक 2-3 नाम आप रखते प्रपोजल में, और जिसको पब्लिक आपको कहती कि भाई आकाश आनंद जी ठीक है और बहन जी ऐसा तो नहीं है कि अभी नेतृत्व नहीं कर सकती हैं। ये समझने वाली बात है। बहन जी अभी आकाश आनंद जी के नाम से बहन जी को हटा दीजिए आज के समय में, तो आकाश आनंद जी का भी इतना तो बड़ा स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। और आकाश आनंद जी का वो संघर्ष किसी ने देखा भी नहीं है और उन्होंने किया भी नहीं है, ठीक है, किया भी नहीं है। रैलियां करना डिफरेंट चीज है, ठीक है, लेकिन जब आप बहन जी ने संघर्ष किया, मानवर काशीराम जी ऐसे नहीं बने, साइकिल से लेके जगह जगह घूमे, धूप गांव गए, सूखी रोटी खाई, और इवन बहन जी ने भी खाई। जो बाद में बहुत जो मनुवादी लोग आरोप लगाए उन पर कि ये धन की देवी बन गए, ये बन गए,
वो बात का सेटअप होगा, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष देखा जाए तो उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मैं बहन जी का समर्थन नहीं करता हूं कि उन्होंने गठबंधन का साथ नहीं दिया। ये उनका बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। और राजनीति का मेन सिद्धांत होता है कि यदि आपने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लिया तो वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और ये निश्चित रूप से बहुजन समाज के लिए, निश्चित बहुत से बच्चे और बहुत से जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जाते हैं जगह जगह सभाओं में, तो सब लोग ये प्रश्न करते हैं हम लोग से कि ऐसा निर्णय क्यों हुआ। दलित समाज एकदम इस समय, खासतौर से जो बहुजन में दलित समाज है, देखा जाए तो बहुत दुविधा की स्थिति में है। और इवन मैं तो देख रहा हूं कि यदि पहले चरण का चुनाव की समीक्षा कर ली जाए और भी लोगों का जो मत आ रहे हैं, जहां से निकल के आ रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नहीं, उनका प्रथम शत्रु जो है वो बीजेपी है, एकदम मान रहे हैं। इसलिए इसमें भी कोई आप अचंभा नहीं समझिएगा यदि बहन जी का बूथ परसेंटेज इस इलेक्शन में गिर जाए, क्योंकि बहुत से जो भी थोड़ा भी समझ रहा है कि इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस समय देश में संविधान खतरे में है, तो वो सब और सब इंडिया अलायंस के साथ जो बीजेपी को हराएगा, जो कैंडिडेट मजबूत होगा, उसको वोट दे रहे हैं और देना भी चाहिए। मेरी भी ये अपील है कि ऐसे जब आपका देश, आपके देश का आधार, आपके देश का संविधान जब खतरे में है, तो जरूर बहुजन समाज को, खासतौर से उसमें जो दलित समाज है, उसको ये अपनाना चाहिए कि वो ऐसे संगठन को वोट दे। और जो एकमात्र विकल्प अभी जो है वो इंडिया गठबंधन का है, जहां से जो कैंडिडेट स्ट्रांग हो, समाजवादी पार्टी का हो, वो किसी XYZ का हो, कांग्रेस का हो, आप उसको जिताइए। देखिए, अब बहुत से लोग गाली देते हैं इस मुद्दे पे, हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग कांग्रेसी हो गए। हम लोग कांग्रेसी नहीं हो गए, हम लोग परिस्थिति और समय देख रहे हैं। आपको हो सकता है राजनीति आपको करनी हो, हम लोग को समाज देखना है आगे। राजनीति में हो सकता है आपके निर्णय हो, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है, हमको उसके सिद्धांतों पे चलना है। जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो हमारे लिए RSS बीजेपी नंबर 1 शत्रु है, हाँ, और रहेगा। नहीं तो आकाश आनंद का जो युवा है आज उत्तर प्रदेश का, और वो बहुजन खासकर जो युवा है, तो क्या जिस तरीके से काशीराम जो पारिवारिक लोग समझाते थे, मायावती समझाते थे कि भाई यही है हमारी देवी हैं, यही हमारे पूजनीय हैं, यही हमारे मान्यवर हैं, तो क्या आकाश आनंद को उस तरीके से युवा एक्सेप्ट कर रहा है? ये कहना अभी बड़ी जल्दबाजी होगी और अभी इसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये इतना बात निश्चित है कि अभी आकाश आनंद जी को बहन जी बनने में, बहन जी का स्थान लेने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अभी। और मान्यवर साहब की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, जो तेवर है आकाश आनंद के, मंच से जो देख रहे हैं आप, जिस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं लोगों को, तो क्या उनके तेवर को याद आता है? कोई नेता ऐसा है जो इस तरीके से भाषण देता हो, और किसको उन्होंने किससे प्रेरणा ली है, ऐसा कुछ? नहीं, कोई भी दलित, मैं आकाश आनंद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको हीरो भी नहीं बना रहा हूँ। आप इस बात को समझिए कि वो अभी इतने बड़े लीडर नहीं हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छे लीडर बन के उभरे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के बीच जानना पड़ेगा। आप तो इलेक्शन का समय आप जा रहे हैं, लोग यदि आपको पसंद कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए, बहुजन समाज की विचार की इतनी स्ट्रांग रही है, इस बात को मैं कहता हूं कि वो बहुजन के नाम पे, चाहे बहन जी के नाम पे हो, भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ा सा डिफरेंट समझ गई, बढ़ती रही, इसलिए उत्तर प्रदेश थोड़ा सा इस ढंग से रिएक्ट किया, लेकिन आकाश आनंद जी को उनकी जो छवि आप देखना चाहते हैं, लोग बताना चाहते हैं कि मान्यवर साहब की छवि है, एकदम अभी बहुत जल्दबाजी और बहुत गलत बात है। किसी को कोई दूसरे स्थान पे नहीं हो सकता है। काशीराम जी अम्बेडकर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, अम्बेडकर फुले नहीं बन सकते हैं, फुले पेरियार नहीं हो सकते हैं, पेरियार बुद्ध नहीं हो सकते हैं। इस तरह से मतलब कि सबके अपने अपने वैचारिकी है, और सब यदि एक विचारकी के रूप में काम करते हैं तो सब अपने अपने उस धाराओं में एक्सीलरेशन का काम करते हैं, सबका अपना अस्तित्व है और सबकी अपने विचार। जैसे वो बिना पढ़े लिखे, मतलब बिना पढ़े मंच पे स्क्रिप्ट बगैर वो भाषण दे रहे होते हैं, उनका तेवर एक अलग दिखाई देता है, क्योंकि बहन जी बिना पढ़े कुछ नहीं बोलती हैं आज तक जो देखा गया है, तो उसको कैसे लेते हैं? बहुत अच्छी बात है। और यदि आप पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं तो जरूरी नहीं हर चीज आप पढ़ के ही बोलें। कभी कभी होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी बहुत चीजें पढ़ के बोलते हैं, लोग बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल के बिना कुछ बोल ही नहीं सकते हैं वो,
ठीक है, तो वो अलग बात है। बहन जी का लेकर आप कह रहे हैं भाषणों में, वो अब पढ़ के बोलने लगी, उनके पहले के भाषण देखिए, कभी उन्होंने ये सब कुछ लिख के नहीं बोलते थे, ठीक है। तो वो मोनोटोनस, यदि आप कोई चीज को बोल रहे हैं, आकाश आनंद बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये उनका एक पॉजिटिव पक्ष है और इसको बरकरार रखना चाहिए। तैयारी करके वो हाँ, जाते हैं। राजनीति में हो तो किस लिए हो, वहां पे तैयारी नहीं करोगे तो आप कहाँ ठहरोगे, ठीक है। मुझे केवल और केवल आकाश आनंद जी की थोड़ा सा उस बात से समस्या हुई कि इन्होंने जिस ढंग से दूसरे दलित नेता को टारगेट किया, वो गलत बात है। हाँ, उनका चंद्रशेखर रावण को इस तरह से टारगेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप चंद्रशेखर रावण को अपना प्रथम शत्रु मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी सक्सेस। मैं आज तक चंद्रशेखर जी से मिला नहीं, भले, लेकिन लोग उसका संघर्ष थोड़ा बहुत लिख रहा है सड़कों पर, वो लोग उसके साथ हैं, हो सकता है मैं पसंद नहीं करता हूँ, हाँ ठीक है। तो लेकिन इस तरह से आप टारगेट करके आप उनको कह रहे हैं आप पहला शत्रु, अरे ठीक है भाई, वो भी समाज के लिए काम कर रहा है, आप भी करिए, वो समाज एक्सेप्ट करेगा ना कि आपको आप किस पर ज्यादा पसंद कर रहा है। लेकिन आप आरएसएस और बीजेपी की आलोचना ना करके जो आपके मेन शत्रु है, अब पहला शत्रु आप यदि चंद्रशेखर रावण को मान रहे हैं तो हास्यास्पद कर रहे हैं, और इस समझदारी नहीं। तो मुद्दों की भी समझदारी नहीं है उनका। नहीं, मुद्दों की समझदारी हो सकता है हो कि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है, ये नहीं है, तो इस तरह की बातें यदि आदमी कोई पढ़ता लिखता है तो आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको इस ढंग से समझ डेवलप करना कि आपका मेन मुख्य शत्रु कौन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण को प्रथम शत्रु के रूप में ट्रीट कर रहे हैं आकाश आनंद जी, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और ये इनकी अपरिपक्वता है, बिल्कुल एकदम। जाति से हटकर विकास की मुद्दों की बात कर रहे हो, हाँ, तो क्या लग रहा है उनको, ये लोगों को समझ में आ रही है बात? और बहन जी से कितना अलग हट के आकाश आनंद को देख रहे हैं आप भाषण में, उनके बातचीत में? देखिए, सबका अलग अलग अपना अपना फ्लेवर होता है। वैचारिकी एक होनी चाहिए, बात इसी बात पे है कि वैचारिकी एक होनी चाहिए। फ्लेवर हो सकता है अलग अलग हो, कि मतलब कोई थोड़ा सा दूसरे ढंग से बात करता हो, कोई दूसरे ढंग से बात करता हो, बात लेकिन सभी एक ही जगह जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। बहन जी की तरह कर रहे हैं, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अभी फिर वो उसी बात को कह रहा हूं कि बहन जी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, वो परिपक्वता आने में अभी आकाश आनंद को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। उत्तराधिकार घोषित करने से राजशाही नहीं है, आप राजा नहीं बन जाएंगे। जनता आपको पसंद करेगी तभी आप राजा हैं, जनता आपको चुनाएगी तभी आप लीडर हैं, नहीं तो हमेशा भारत का बड़ा नेता जो बना है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, खासतौर से बहुजन विचार का, वो संघर्ष के बीच से आया है, वो लोगों के बीच से आया है, ठीक है। यदि आकाश आनंद इस बात को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हैं तो जनता देगी। जोर शोर से कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और लगातार वो रोज जनसभाएं खूब कर रहे हैं, हाँ। तो क्या लग रहा है इसमें कुछ फायदा बीएसपी को मिलेगा इनकी जनसभाओं से? कोई जुड़ता दिखाई दे रहा है युवा? देखिए, आपने कोई ऐसी खबर पड़ी जिसमें तमाम सारे युवा आ गए हो, आकाश आनंद जुड़ गए हो, उनका लगाव बढ़ा हो आकाश आनंद से? नहीं, ईमानदारी से आप पूछे तो मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पड़ी, और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है। सच्चाई यही है, मेरी अपनी विवेकता समझ गलत हो। जो बीएसपी के वोटर उसके अलावा कोई बाहर से आता दिख रहा हो? इवन बीएसपी के वोटर भी नहीं, जो मैंने पहली बात कहा। देखिए, दो तरह के हैं कि बीएसपी के वोटर जो थे बड़े भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने बोला ना कि आज मेरी हो सकता है इंटरव्यू जब आपका चले तो मुझे बहुत लोग गाली दें कि ये फलाने का हो गया, फलाने का हो गया, बहन जी की बुराई कर रहा है। बहन जी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां आज की ये हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपने वो नहीं किया। प्रश्न है यहाँ पर। आप सोचें कि बाबा साहब इतनी बड़ी बात कह गए हैं, क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को बहुजन समाज कि आप हीरो नहीं हो बनाइए। बाबा साहब खुद कह रहे मेरे पूछिए मत भाई, पढ़िए, ठीक है। हम लोग बार बार कहते हैं कि हीरो मत बनाइए, हीरोइज्म का, हीरोशिप का उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया। तो अब चाहे हम बहन जी को देवी बना, लेकिन क्योंकि दलित समाज जो है बहुत गरीब, बहुत उस परिस्थितियों से होकर आता है, तो वो कोई उसको मिलता है तो उसको संवेदना बहुत होती है, तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ता है। लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़ना और निर्णय लेना दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं एकदम। कि आप भावनात्मक रूप से हो सकता है कि आप मायावती जी को, मैं व्यक्तिगत रूप से मायावती जी की बहुत इज्जत करता हूँ,
और हमेशा करता रहूंगा थर्ड आदमी के सामने। लेकिन इस डिसीजन में मैं बहन जी के साथ बिल्कुल नहीं हूं। उन्हें इंडिया अलायंस का गठबंधन का साथ देना चाहिए था। देश है खतरे में ना आप बचेंगी, ना हम बचेंगे, ना पूरी वैचारिकी का जो संघर्ष रहा है इतना वो बचेगा। जिस हिसाब से देश में चल रहा है, संस्थाएं बंद हो गई, सब तीन निजीकरण हो रहे हैं, ना आरक्षण बच रहा है, ना रिप्रेजेंटेशन बच रहा है, किस चीज का आप फिर वो करेंगे? कहां से राजनीति करेंगे? आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और लेकिन वो सोच रही होगी भाई, उनके मन में होगा कि इस बार देखिए वही ना कि अकेले लड़के, यदि जनता इस हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं कि बहन जी को भी वोट दे देगा तो अच्छी बात है, बहन जी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत हमको जो दूसरा दिख रही है कि ऐसा नहीं है। हम जैसे लोग भी जो हमेशा जुड़े रहे बहुजन वैचारिकी के साथ, वो भी थोड़ा सा दुखी है। सर एक लास्ट सवाल और है कि जो हालात बीएसपी के भी इस बार हैं, तो पिछली बार तो लोकसभा में ठीक है गठबंधन के साथ सीटें आ गई थी, विधानसभा जब चुनाव लड़ते हैं तो फिर एक विधानसभा की सीट आती है। तो इस बार लोकसभा में आकाश आनंद और मायावती दोनों लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तीसरा आदमी बहुत को नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले तमाम सारे नेता हुआ करते थे बीएसपी में, तो ये दो नेता इस बार क्या कुछ कर पाएंगे? आकाश आनंद क्या बीएसपी के उस वाले दौर को वापस ला पाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है क्या? देखिए सीटें आएंगी नहीं आए, वो वाला दौर आएगा कि नहीं आए, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, ना ज्योतिषी हूँ। मतलब उस बात में ऐसी हवा कुछ चल रही है, ऐसी कुछ बता लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस बार यदि जो भी परिवर्तन होगा वो इंडिया अलायंस के थ्रू ही परिवर्तन दिख रहा है। यदि होगा तो, यदि आप थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी बची, यदि उस लेवल पर ईवीएम मैनेज हो गई, पब्लिक तो विरोध में है, पब्लिक विरोध में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक किसके विरोध में है? बीजेपी के विरोध में। लेकिन इसमें मतलब ज्यादातर पब्लिक जो इलेक्शन जिताती है हराती है, उसका क्या डाटा निकल के सीट में कन्वर्ट होता है, कैसे मैनिपुलेट होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हियरिंग कर रहा है कि ईवीएम का क्या मंजर होता है। और ईवीएम, और हमको तो सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भाई आपको यदि 30% 10% पब्लिक भी ईवीएम के खिलाफ है तो आप ईवीएम क्यों नहीं हटाते? चलिए ईवीएम नहीं हटा रहे हैं आप, अब दुनिया भर की आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, फालतू के आर्गूमेंट दे रहे हैं, बेसलेस आर्गूमेंट दे रहे हैं कि समय बहुत लगेगा। अरे 2.5 महीने में आप इलेक्शन करा रहे हो, उससे ज्यादा क्या समय चाहिए आपको? ईवीएम में बैलेट पेपर से जल्दी, उससे जल्दी चुनाव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी आएगी, अब भाई नहीं मान रहे जिस पे भी अड़े तो पेपर ट्रेल है, जो पूरा जो पर्ची निकल रही है उसको पूरा मिलान करो, उस पर भी आप नहीं एग्री कर रहे हो कि नहीं 5% ही करेंगे, तो शक और शुगर बनता है, शक होता है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। ये बड़े लोग लड़ रहे हैं चुनाव, सुप्रीम कोर्ट उसमें यदि तर्कसंगत देखेगा तो उसका निर्णय लेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि कुछ ना कुछ झोल है ईवीएम को लेके। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सबको संगठित होना चाहिए था, बहन जी को भी इस बार इंडिया गठबंधन में आना चाहिए था, जो भी परिस्थितियां होती। आप आज की डेट में यदि आपके वोट परसेंटेज गिरता है, आपकी सीटें 2-4 ही रह जाती हैं या वो भी नहीं आती हैं, तब आपका अस्तित्व क्या होगा? तो दुख तो हमें लोग को होगा ना। आप सम्मानजनक स्थिति में रहते गठबंधन में, अब बराबर बराबर समझौता करते हैं, नहीं होता 19-20 करते हैं। इसके बाद आपकी संभावना बनती, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दलित का वोट ओबीसी में नहीं ट्रांसफर हुआ, समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ, समाजवादी का कांग्रेस में नहीं हुआ, ये फालतू के नैरेटिव है। कुछ वोट आपकी दुश्मनी मेरे से दुश्मनी है, आप जिस पार्टी में चले जाए मैं आपको कभी नहीं वोट दूंगा, वो तो कुछ परसेंटेज लेकिन रहती है हमेशा। लेकिन मेजर जो कहते हैं बहुतायत मात्रा में जो लोग हैं वो इस चीज को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। हम तो सर्वे करा लीजिए, बहन जी से ही निवेदन है कि सर्वे करा लें और दलितों का रुख जान लें। हो सकता है हम लोग XYZ पार्टी के हो गए हो, आप आरोप लगा सकते हैं लोग हम लोग के ऊपर, लेकिन आप खुद सर्वे करा लीजिए पढ़े लिखे के बीच में, उनके बीच में जो हमारे ग्रामीण लोग हैं। मायावती के मन में है कि सारा दलित वोट अभी उनके साथ है। ये देखिए कोई किसी का गुलाम नहीं होता है। सच्चा अम्बेडकरवादी होगा तो अम्बेडकर की विचारधारा पे ही बात करेगा, ध्यान रखिए। ना वो बहन जी, ना आकाश आनंद, ना चंद्रशेखर, ना XYZ, ना अखिलेश, ना कोई XYZ,
अम्बेडकरवादी होना चाहिए उसके लिए। अम्बेडकरवादी के यार आप गलत कर रहे हो तो आपसे भी प्रश्न पूछेंगे। अम्बेडकरवादी तो बीजेपी बता रही है अपने आप को। हाँ तो ठीक है, जो अम्बेडकरवादी बीजेपी को समझ रहा है, अम्बेडकरवाद पढ़ लें वो, ठीक है। लोग बोले ना कि आप बात वही है कि आप मुख्य शत्रु आपका कौन है। गांधी से भी अम्बेडकर का बड़ा विरोध रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी को वो गाली दे रहे थे, ठीक है। हम लोग कुछ भी अपना निष्कर्ष निकालते रहे, समझौते होते हैं राजनीति में, राजनीति में डेलीगेशन होता है, राजनीति में आपस में वार्ता होती है, फिर सोल्यूशन निकलता है। आप एक पक्षी नहीं कर सकते हो, आपको कुछ अकोमोडेट करना पड़ेगा, कुछ बात करनी पड़ेगी, वार्ता से ही सोल्यूशन निकलता है। सर, जो लगातार बीएसपी का वोट गिर रहा है, परसेंटेज गिर रहा है, स्थिति जो गिरती चली जा रही है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अम्बेडकर के रास्ते से भटक गई और काशीराम जी के रास्ते से भटक गई, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। आपने क्या कुछ सोचा? ये आरोप लगता है, और ये यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा, वोट परसेंटेज गिर रही है, तो ये बात सही प्रतीत होती है यदि इस तरह से हो रहा है। और ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है बसपा के लिए भी, हम पिटौटी में बता देना है। यदि वोट परसेंटेज गिरा तो बसपा संभलने में फिर संघर्ष चाहिए। जो मानवर साहब ने किया वो कोई रहेगा, उस तरह से कोई आएगा, वो लीडरशिप देगा जो इतना त्याग कर सके, तो वो तो भविष्य की बात है। लेकिन यदि परसेंटेज गिरा, और जो इसकी संभावना है, क्योंकि जो हम लोगों की रिपोर्टिंग हो रही है, हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं गाँव में, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, बहुत सभाएं भी करते हैं, बहुत लोगों से मिलते भी हैं। थोड़ा भी जो राजनीतिक रूप से जागरूक है, थोड़ा भी राजनीतिक, मैं बोल रहा हूँ राजनीतिक रूप से जो जागरूक है, वो कह रहा है कि नहीं, डिसीजन सही नहीं है बहन जी का। इंडिया अलायंस में यदि उनको 10, 15 सीट, 20 सीट भी मिलती, 15 सीट हुई, तो उनका रिस्पेक्ट बहुत होता। आप समझिए उस चीज को, तो बार्गेनिंग वाली स्थिति में होती। वो प्रधानमंत्री का जो सपना दलित समाज देख रहा है, वो प्रधानमंत्री पद के दावे भी ठोक सकती थी 15 सीट के साथ, वो बार्गेनिंग होती ना। आप तो पहले ही फील खत्म कर दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आकाश आनंद, चंद्रशेखर रावण, हाँ, दोनों में अगर हम बात करें तो इस समय, आज की परिस्थिति में दोनों बेहतर कौन है? नहीं, बेहतर और कम बेहतर की बात मैं नहीं कह सकता हूं। मैं कहता हूं कि संघर्ष ज्यादातर अभी जो लोगों ने देखा है वो चंद्रशेखर का देखा है। वो जगह जगह पहुंच जाते हैं, भले ही वो किसी से लोगों पे आरोप भी लगा रहा है कि प्रायोजित है, नहीं है, मैं वो नहीं है। आकाश आनंद का अभी संघर्ष मैंने उस रूप में नहीं देखा है, सच्चाई यही है। जब हो सकता है संघर्ष करे, लोगों के बीच में आए, सही में ईमानदारी से जो है अच्छा काम करें, शुभकामनाएं हैं, दोनों के लिए शुभकामनाएं। और ये बताइए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या एक ही नेता चाहिए आपको? क्या है? क्या एक ही नेता से आप देश बदल देंगे? अरे चंद्रशेखर भी चाहिए, आकाश आनंद भी चाहिए, XYZ और भी चाहिए, तब आपको मिलकर कॉलिगेशन बनेगा। काशीराम जी अकेले सोच लेते कि हम ये काफी हैं, बहन जी को नहीं आगे बढ़ाना है, बहन जी बढ़ जाती क्या? बाबा साहब बार बार चिल्लाते रहे कि पहले आप संगठित होइए, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप में संगठित होइए, फिर यूनाइट होकर फिर कोई बड़ी बात होगी, ठीक है। अभी आप ही सब कुछ बनना चाहते हैं। ये कमियां समाजवादी पार्टी में भी दिखती हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कुछ उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूं कि यूटिलाइज किया है, और उस बात पे काम कर रहे हैं। यदि काम कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व की बात करेगा, जो समाजवाद की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, भारतीय संविधान की बात करेगा, वही सत्ता में रहना चाहिए। ये देश हमारा, ये देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए। लोकतंत्र सबसे अच्छा व्यवस्था है, उससे चलनी चाहिए। और जो प्रतिनिधित्व की वो बात करे, जो जाति जनगणना की बात करे, जो न्याय देने की बात करे, उसके साथ देश खड़ा होगा और खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद जी। तो ये थे प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी। जो साथ में उसके बाद एक आकाश आनंद की अभी शुरुआत है, अभी उनका संघर्ष नहीं देखा लोगों ने। आने वाले समय में हो सकता है कि वो बड़े नेता बन जाए, लेकिन फिलहाल अभी उनको मायावती बनने में, काशीराम बनने में बहुत समय लगेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत।